आई होप दैट सभी अच्छे होंगे। आपको पिछली वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो चलिए नेक्स्ट सेशन थर्ड, इसमें हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो नीड में आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और हाँ, सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्ट इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन हायर ऑर्गेनिजम्स ऑकर्स बिटवीन। किसके बीच में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्रॉसिंग होगी हायर ऑर्गेनिजम्स में? सो ऑप्शन ए सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ बाईवैलेंट, ऑप्शन बी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ बाईवैलेंट, ऑप्शन सी टू डॉटर न्यूक्लियाई, ऑप्शन डी टू डिफरेंट बाईवैलेंट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए मैं बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ बाईवैलेंट। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर्स ऑकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रॉसिंग हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है क्योंकि वो टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें, इस वजह से। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमेशा बाईवैलेंट बनाते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ बाईवैलेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व शेप, साइज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ऑप्शन ए इंटरफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी प्रोफेज एंड ऑप्शन डी टीलोफेज। कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें हम अच्छे से शेप, साइज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑब्जर्व कर सकते हैं? बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज। मेटाफेज में हम शेप, साइज और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम क्रोमोसोम कंप्लीटली बन रहे होते हैं। ठीक है, तो मेटाफेज ऐसा स्टेज जिसमें हम सब कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंटरफेज नहीं होगा क्योंकि इंटरफेज के अंदर तो ये सब सारे फेज आते हैं। प्रोफेज नहीं होगा, टीलोफेज भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Meiosis is evolutionarily significant because it results in, option A genetically similar daughters, option B 4 daughter cells, option C eggs and sperms and option D recombinations। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिकॉम्बिनेशंस। Meiosis is evolutionarily significant because it results in रिकॉम्बिनेशंस, क्योंकि मियोसिस एक प्रकार का चांस प्रोवाइड करती है न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए। ठीक है, क्यों मेनली ये फिनोमिना जो होता है वो क्रॉसिंग ओवर होता है एंड रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है बिटवीन डॉटर सेल्स। फिर से एक्सप्लेनेशन देता हूँ एक बार इसका। मियोसिस एक ऐसा चांस होता है जो कि न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम में हेल्प करता है मेनली, और इसका फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है। मेन एक प्रकार से कह सकते हैं आप, इसका फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर ही होता है एंड रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है बिटवीन डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स के बीच में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। सो करेक्ट आंसर होगा रिकॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स इन। किस में अपीयर होते हैं? सोचिए। ऑप्शन ए मेटाफेज, ऑप्शन बी एनाफेज, ऑप्शन सी टीलोफेज और ऑप्शन डी साइटोकाइनेसिस। किसमें सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टम की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होती है टीलोफेज स्टेज में, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा दिखने लगती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द क्रोमोसोम एट अ रीजन कॉल्ड। उस रीजन को क्या कहते हैं हम लोग? आप लोगों ने ये क्वेश्चन का आंसर जो पहले सेशन डाला था मैंने सेल वाले में, उसमें भी पढ़ा है। द यूनिट ऑफ लाइफ सेल वाला जो चैप्टर है उसमें भी ये वाला क्वेश्चन का आंसर था। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए
क्रोमोसेंटर, ऑप्शन नंबर बी काइनेटोसेंटर, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रियोल, ऑप्शन नंबर डी क्रोमोमियर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काइनेटोकोर। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर होते हैं जो क्या होता है क्रोमोसोम के रीजन पर अटैच होते हैं, ऐसे होते हैं काइनेटोकोर। जैसे ये क्रोमोसोम है, ऐसे क्रोमोसोम है, तो काइनेटोकोर्स जो होंगे काइनेटोकोर यहाँ अटैच्ड होते हैं, यहाँ पर ये प्लेसेस जो पर जहाँ मैं ग्रीन से बना रहा हूँ ये प्लेस है काइनेटोकोर्स का, ठीक है। ये जो प्लेस है काइनेटोकोर अटैच रहते हैं। सो काइनेटोकोर यहाँ पर स्पिंडल फाइबर, यहाँ पर काइनेटोकोर्स अटैच होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। माइटोसिस के हिसाब से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए क्रोमैटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज, ऑप्शन बी क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल्स इन टीलोफेज, ऑप्शन सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम are still visible at the end of prophase, option D chromosomes move to the spindle equator and get aligned along equatorial plate in metaphase। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मैं फिर से ऑप्शन पढ़ता हूँ इसके, क्रोमैटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज, ऑप्शन नंबर बी क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स इन टीलोफेज, ऑप्शन नंबर सी Golgi complex and endoplasmic reticulum are still visible at the end of prophase, option number D chromosomes move to the spindle equator and get aligned along equatorial plate in metaphase। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन along इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज। जो क्रोमोसोम होते हैं स्पिंडल इक्वेटर में अलाइन हुए रहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट में मेटाफेज स्टेज में, क्योंकि मेटाफेज स्टेज ऐसी होती है जिसमें शेप, साइज और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इफ फॉर अ स्पीसीज 2n = 16, ठीक है, देन ड्यूरिंग प्रोफेज 1 and prophase 2 of the meiotic division how many tetrads and dyads will be formed? कितने टेट्रैड्स और कितने डायड्स फॉर्म होंगे बताइए। ऑप्शन नंबर ए 4 and 4, ऑप्शन नंबर बी 8 and 4, ऑप्शन नंबर सी 8 and 8 एंड ऑप्शन नंबर डी 4 and 8। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 and 8। अब आप लोग पूछेंगे कैसे, देखिए जो टेट्रैड्स होते हैं वो प्रत्येक टेट्रैड्स में दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं प्रत्येक टेट्रैड में, ठीक है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। तो 2n = 16 है तो n बराबर कितने होंगे? 8, तो 8 टेट्रैड्स होंगे। और डायड्स में प्रत्येक डायड्स में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, तो 2 क्रोमैटिड के कारण इसमें भी n कितना होगा? 8 होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ए चेंज, बी डज नॉट चेंज, सी मे चेंज इफ सेल इज मैच्योर एंड डी मे चेंज इफ सेल इज इमैच्योर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डज नॉट चेंज, क्योंकि माइटोसिस के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने होते हैं रिमेन सेम ही होते हैं, उसमें कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिप्लॉयड लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम द जाइगोट बाय विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग रिपीटेड सेल डिविजन्स? ऑप्शन ए मियोसिस, ऑप्शन बी एमाइटोसिस, ऑप्शन सी माइटोसिस, ऑप्शन डी सेगमेंटेशन। मैं इसका क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। अ डिप्लॉयड लिविंग ऑर्गेनिज्म develops from zygote by which type of the following repeated cell division?
कौन सा है रिपीटेड सेल डिवीजन, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोसिस। माइटोसिस है जो क्या होता है, रिपीटेड होता है सेल डिवीजन में बार बार जाइगोट बनने के समय। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस किस में होता है, ऑप्शन नंबर ए एनिमल्स में, ऑप्शन नंबर बी बाय सेल्फ रिंग में, ऑप्शन नंबर सी ऑकर्स बाय प्लेट फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरियल एंड लोअर प्लांट्स एनी ओनली। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑकर्स बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट फॉर्मेशन में ही होती है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस जब प्लांट्स में होती है तो उसमें सेल प्लेट ग्रो होते हैं फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से सेल प्लेट ग्रो होते हैं। ठीक है, टुवर्ड्स द लेटरल वॉल्स नोन एज सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस। क्योंकि प्लांट जब मतलब कि प्लांट्स में जब साइटोकाइनेसिस होती है तो उसमें जो प्लांट ग्रो होता है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से प्लांट ग्रो होता है प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से। आप लोगों ने देखा होगा वो बाहर की तरफ नहीं आता, लेकिन जब एनिमल साइटोकाइनेसिस में होता है वो बाहर की तरफ आता है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑकर्स बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइवैलेंट इन मियोसिस आर क्या है? ऑप्शन नंबर ए टेट्राड, ऑप्शन नंबर बी पेयर्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर सी पेयर्स ऑफ सेवरल क्रोमैटिड्स, ऑप्शन नंबर डी पेयर्स ऑफ होमोजाइगस क्रोमोसोम। किसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेट्राड। बाइवैलेंट मियोसिस आर टेट्राड। बाइवैलेंट मियोसिस कैसे होते हैं? टेट्राड्स होते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी मियोसिस विल टेक प्लेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 80 व्हीट ग्रेन्स? बताइए, हाउ मैनी टाइम मियोसिस विल टेक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 80 व्हीट ग्रेन्स? 80 व्हीट ग्रेन्स बनने में मियोसिस को कितना टाइम लगेगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 80, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 99। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 100। देखिए अब आप पूछेंगे कि इसको कैसे निकाला है। 100 टाइम्स मियोसिस होगी जब 80 व्हीट ग्रेन्स बनने होंगे। मैं आपको सबसे बेहतरीन या सबसे सिंपल फॉर्मूला बताऊँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपसे कभी भी मियोसिस पूछे किसी भी प्रकार के व्हीट ग्रेन्स में या फिर किसी भी प्रकार के ग्रेन्स में मियोसिस पूछे कि कितनी टाइम मियोसिस हुआ है, तो इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला बताऊँ, n + n/4। सबसे सिंपल फॉर्मूला आप रख के देख लीजिए। n कितना आएगा? n आपको नहीं पता, ठीक है, कितने टाइम मियोसिस हुआ। आपको क्या दिया हुआ? n दिया हुआ है 80, 80 + 80 बाई सॉरी सो ये इसका फॉर्मूला हुआ n + n/4। अब देखिए मैं इसको ज़रा आपको निकाल के दिखाऊँ। 80 + 80/4, आप 4 से 80 कट करेंगे तो आएगा 20, और 80 और 20 कितना होगा? 100। सो करेक्ट आंसर होगा 100। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 100। आप इस फॉर्मूले को किसी भी प्रकार के, जब आपको कोई भी कुछ भी नंबर निकालना हो कितने टाइम मियोसिस हुआ, तो आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा, और चाहे ना हो तो आप लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, जब तक आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। n + n/4, ये आपको फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा कितने टाइम मियोसिस होता है। ओके, ये देखिए सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको फॉर्मूला ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा फॉर्मूला ये वाला, हेल्पफुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स इन, किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, किसमें दिखाई नहीं देती? ऑप्शन नंबर ए मेटाफेज, ऑप्शन नंबर बी अर्ली प्रोफेज, ऑप्शन नंबर सी लेट प्रोफेज, ऑप्शन नंबर डी एनाफेज। किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स होती है, दिखाई नहीं देती? कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देती है। दिमाग में बैठा लीजिए, ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है कि ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुमाव भी नहीं, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स नहीं होती है। और ये पिछला वाला आपको मैंने क्वेश्चन कराया, ये वाला, इस क्वेश्चन में जब 100 आंसर था इसका, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिए, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला बताया मैंने आपको n+n/4 वाला, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा इसको, ये फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको बहुत हेल्प करेगा। ये वाले मियोसिस कितने टाइम है उसको कौन सबसे सिंपल फार्मूला बताया मैंने आपको, शायद आपको कहीं मिल जाए वाला फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें, अब पढ़िए क्या दिया। स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है, इन एनिमल सेल्स द साइटोकाइनेसिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फ्यूरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर से स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। स्टेटमेंट 1, in animal cells the cytokinesis is achieved by the appearance of a furrow in plasma membrane. Statement 2, in plant cells the formation of a new cell will begins with the formation of simple precursor called cell plate. Statement 2 फिर से दिए पढ़ रहा हूँ मैं एक बार। In plant cell the formation of a new cell wall begins with the formation of simple precursor cell called cell plate. Choose the correct option. Both the statements are incorrect. Both are correct. Statement 1 is correct but second is incorrect. Statement 1 second is correct but 1 is incorrect. क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर बताइए? इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि एनिमल सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो उसमें फ्यूरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपीयरेंस होती है, साफ साफ एनसीईआरटी में दिखा हुआ ही चीज़। और प्लांट सेल में फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रीकर्सर के साथ, और उसे सेल प्लेट कहते हैं। क्योंकि सेल प्लेट होती है वो आउटर होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें इनर होती है। और प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल में भी होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल प्लेट या फिर सेल वॉल कह सकते हैं वो होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल सेल प्लेट नहीं होती है। तो जो भी वर्क होता है एनिमल सेल में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, लेकिन प्लांट सेल में जो भी वर्क होता है वो सेल प्लेट के अंदर होता है, सेल प्लेट के ऊपर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ऊपर होता है, लेकिन मेनली वर्क किसके ऊपर होता है? सेल प्लेट के ऊपर होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल क्रोमोजोम नंबर बिकम्स हाफ? किसमें क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेटाफेज 1, ऑप्शन नंबर बी एनाफेज 1, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेज 1, ऑप्शन नंबर डी मेटाफेज 2। किसमें क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनाफेज 1 में क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाएगा, क्योंकि इस फेज में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम का मतलब है कि सेम क्रोमोजोम का सेम पेयर अलग होता है। ठीक है, मतलब कि जो दो क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं एक पेयर में वो अलग होते हैं, इसे कहते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम। और एनाफेज 1 में क्रोमोजोम का नंबर हाफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, गिव द नेम ऑफ द फेजेस ऑफ मियोसिस इन विच फर्स्ट द क्रोमोजोम नंबर इज reduced to haploid state, second the amount of DNA is reduced to haploid state। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है द क्रोमोजोम नंबर इज reduced to haploid state, सेकेंड द अमाउंट ऑफ DNA इज reduced to haploid state। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ए एनाफेज 2 में होता है या फिर एनाफेज 1 में होता है, बी एनाफेज 1 में होता है कि मेटाफेज 2 में होता है, सी एनाफेज 1 में होता है कि एनाफेज 2 में होता है, एंड डी एनाफेज 2 में होता है कि मेटाफेज 1 में होता है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा
इसमें ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि 1 में दिया है कि 2 में दिया है कि 2 में दिया है कि 1 में दिया है, क्योंकि देखिए इसमें पहले में बोला है द क्रोमोसोम नंबर इज़ रिड्यूस्ड टू हैप्लॉइड स्टेट। हैप्लॉइड स्टेट में क्रोमोसोम का नंबर घट गया। तो ठीक, अब ये देखिए, अब आपको मान लीजिए पता कि आपको एक एनाफेज में हुआ 1 में, एक एनाफेज 2 में हुआ, तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना कि एनाफेज 1 में कौन सा नंबर को, पहले नंबर का कि दूसरे नंबर का। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं एग्ज़ाम टाइम, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किस में होगा, कौन सा किस में होगा। तो इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए कि 1 और 2 में इनमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस तो क्या कह सकते हैं, सिमिलैरिटी होती है, तो आपको ज़रूर ध्यान देना कि कौन सा 1 में होगा, कौन सा 2 में होगा। अब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड स्टेट में हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, और एनाफेज 2 में अमाउंट ऑफ डीएनए घट जाता है। अब बताइए कितना डिफरेंस है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर हो रहा है, इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए हो रहा है। लेकिन तो इसी कह रहा हूँ, इसमें ये जरूर ध्यान दीजिए कि कौन सा फर्स्ट में हो रहा है, कौन सा सेकंड में हो रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमीट। फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमीट्स। ऑप्शन नंबर ए मेटाफेज 2, ऑप्शन नंबर बी एनाफेज 2, ऑप्शन नंबर सी मेटाफेज 1 एंड ऑप्शन नंबर डी एनाफेज 1। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा एनाफेज 2, बी नंबर। क्योंकि एनाफेज 2 रिस्पॉन्सिबल होता है कि एनाफेज 2 ही डिसाइड करता है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमीट कैसा होगा। उसके स्टेज ऑफ मियोसिस भी एनाफेज 2 में ही सब, मतलब कि समझ लीजिए कि जो मियोसिस की जो डिसाइडिंग होती है गैमीट्स की, वो एनाफेज 2 में ही होती है साफ साफ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनाफेज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये देखिए, थोड़ा इसको जूम नहीं हो रहा है, तो इसको ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द 2 करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मियोसिस। ऑप्शन नंबर 1, meiosis involves 2 sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. Option number 2, development of chiasmata occurs in diakinesis. Option number 3, separation of 2 basic sets of chromosomes. Option number 4, no division of centromere. मैं इसके फिर से पढ़ रहा हूँ ये वाले करेक्ट स्टेटमेंट्स। 1 में दिया हुआ है, meiosis involves 2 sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. तो सेकंड में दिया हुआ है, development of chiasmata occurs in diakinesis. थर्ड में दिया हुआ separation of 2 basic sets of chromosomes. फोर्थ में दिया हुआ नो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। अब इसका ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट में सेकंड थर्ड, सेकंड में सेकंड फोर्थ, थर्ड में थर्ड फोर्थ एंड डी में 1 और थर्ड। कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है विद रेफरेंस टू मियोसिस? मियोसिस के रेफरेंस में कौन सा करेक्ट है? करेक्ट है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड थर्ड। मतलब कि मियोसिस इन्वॉल्व्स इन 2 sequential cycle ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, उसे मियोसिस 1 कहते हैं। और मियोसिस 2, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है मियोसिस 2 में। और थर्ड वाले में दिया हुआ सेपरेशन ऑफ 2 बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये भी मियोसिस में ही होता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द फेज ऑफ सेल साइकिल इज अ पीरियड ऑफ इंटेंस सिंथेसिस एंड ग्रोथ, इट कॉन्स्टिट्यूट 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, इट इज। ऑप्शन नंबर ए इंटरफेज, ऑप्शन नंबर बी टीलोफेज, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेज, ऑप्शन नंबर डी एनाफेज। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। इंटरफेज आंसर करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूँ इसमें कैसे करेक्ट है। ये मान लीजिए साइकिल, सेल साइकिल है,
ये है एम फेस। ठीक है, ये एम फेस है। अब बाकी का ये पूरा जो पोर्शन है, जो ये वाला, ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा एम फेस को छोड़ के ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन है, ये वाला जिसमें मैं ब्लू ब्लू कर रहा हूँ, ये चीज़, ये पूरा पोर्शन है इंटरफेस। ये पूरा पोर्शन इंटरफेस कहलाता है। ठीक है, इस पूरे वाले पोर्शन को जिसमें ब्लू ब्लू लिखा करा है मैंने, ये वाला पूरा पोर्शन, ये पूरा एम फेस को छोड़ के, मतलब एम फेस 1/3 छोड़ के बाकी ये 2/3 वाला पोर्शन, ये पूरा इंटरफेस कहलाता है। इसलिए 95% कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये सिर्फ और सिर्फ 5% कॉन्स्टिट्यूट करता है। एम फेस होता है पूरा पूरा सिर्फ 5% कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब बाकी इंटरफेस वो करता है, वो 95% करता है कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं, ये जैसे मान लीजिए ये होगा, ये है एम फेस, इसे कहते हैं G1, इसे कहते हैं S, इसे कहते हैं G2। इसको आप डिटेल में पढ़ा ही होगा, वैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये S फेस हो गया, ये G2 हो गया, G1 हो गया, और ये M फेस हो गया, ये S हो गया। ये G1 G2 तीनों, G2 S और G1, G1 प्लस S प्लस G2, ये सारे कह में आते हैं, इंटरफेस में आते हैं। अभी बताइए, इंटरफेस में 3 आते हैं, इंटरफेस में G1 S और G2, ये तीनों आते हैं, तो कौन सा ज़्यादा कंस्टिट्यूट करेगा, एम फेस करेगा कि इंटरफेस करेगा? जाहिर सी बात है कि इंटरफेस ज़्यादा कंस्टिट्यूट करेगा, मतलब 95% इंटरफेस होगा सेल साइकिल में और 5% होगा एम फेस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का और आखिरी क्वेश्चन दिया है, इफ़ देयर वेर 4 क्रोमोजोम्स प्रेजेंट ड्यूरिंग प्रोफेज, प्रोफेज के दौरान अगर 4 क्रोमोजोम्स हैं, सो हाउ मैनी क्रोमोजोम्स आर देयर इन ईच सेल एट द एंड ऑफ एनाफेज 2, एनाफेज 2 के दौरान कितने क्रोमोजोम्स हो जाएंगे? बताइए, आपने पढ़ा था कि एनाफेज 2 के दौरान डिवाइडिंग होती है, मतलब 2n = 4 हो जाएगा, तो n = 2 आ जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर होगा इसका, जैसे एनाफेज 2 में 2n = 4 हो जाएगा, मतलब कि डिवाइडिंग हो रही है, तो n = आएगा 2, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 C। ठीक है, एनाफेज 2 में क्या होता है, डिवाइडिंग होती है। एनाफेज 2 में डिवाइडिंग होती है, सो करेक्ट ऑप्शन नंबर 2। सो यहीं पे करते हैं लेक्चर समाप्त, और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बहुत बेहतरीन तरीके से सोचा समझा दूँ आप लोगों को, और अगर समझ में आए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए। और लास्ट में यही एडवाइस रहेगी जो पिछली वीडियो में रही कि लर्न एवरी डे, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करके, इकट्ठा बोझ लेंगे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, कुछ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करिए, थोड़ा थोड़ा ही करिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इकट्ठा एकदम से कंप्लीट करें, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप साल में ये समझ लीजिए, अगर आप पर डे के 6 आवर भी अच्छे से पढ़ रहे हैं तब भी बहुत है। 6 आवर अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी दे रहे हैं, बहुत है वो। सो फाइनली थैंक यू फॉर एवरीवन, और जाते जाते यही बोलूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।